हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को आदाब, सभी को नमस्कार। जितना भी नमस्कार हो सकता है मैं अपने एस्पिरेंट जीएस वाला एकेडमी के माध्यम से आप सभी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसका पार्ट 2 भी जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। इस पार्ट 1 को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको लेक्चर ये कैसा लगा है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे तो साइकोलॉजी में इस थ्योरी से संबंधित आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग इनकी थ्योरी को टीचिंग एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, रीट, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सभी के लिए हमारा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लेक्चर को आगे ले जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जीएस वाला एकेडमी में जो जीएस है वो आपका जनरल स्टडीज है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला एकेडमी में हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी और निबंध जैसे सब्जेक्टों के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाऊंगा। और एक प्रयास है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक प्रयास किया था कि लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट दे सकूं, तो वो कुछ रिजल्ट बेहतर देने में थोड़ी सफलता भी मिली है। तो जो मेरा अनुभव बोलता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए कि टीचिंग एग्जाम को आप क्रॉस कर सकते हो। और मैं जो जीएस पढ़ाऊंगा वो ऑल एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी लोअर पीसीएस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे सीजीएल हो, वन वीडियो सॉल्यूशन फॉर हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, पिछले 5 वर्ष से अध्यापन से जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान में दिल्ली में हूं और दिल्ली में इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा हूं। और वर्तमान की तो आप स्थिति जानते हो कि कोविड ने सबको घर में बैठा के रख दिया है और टीचिंग इंडस्ट्री जो होती है वो फिर से आपका बैठ चुकी है, आप समझ सकते हो। तो आज का लेक्चर आगे ले जाने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज या संदेश या पैगाम अपने सभी एस्पिरेंट्स को ये देना चाहूंगा कि जो कोरोना का जो माहौल है नेगेटिव का, इस नेगेटिविटी वाले माहौल को अपने आसपास ना आने दें स्टूडेंट्स। हो सके तो यूट्यूब पर कोरोना के वीडियो ना देखें, घर पर लगे हुए टीवी पर आप लोग कोरोना की न्यूज ना सुने, क्योंकि वो नेगेटिविटी अगर दिमाग में भर गई तो उसका डर हमें दिमाग पर चढ़ जाएगा। और जब किसी चीज का नेगेटिव डर अगर दिमाग पर चढ़ जाएगा तो वो आपके शरीर को परेशान ही करेगा। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए। पॉजिटिविटी कैसे आएगी तो अच्छे सीरियल देखिए, कॉमेडी वाले सीरियल देखिए, अच्छे वीडियो देखिए कॉमेडी वाले, ठीक है, कार्टून्स के जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करें। ध्यान रखना, अगर आप दिमागी रूप से मजबूत हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके पास हो, यकीन मानिए कि कोरोना भी आपसे डरेगा। ये मेंटली आपको बना के चलना ही है। मैं मानता हूं कि बीमारी खतरनाक है, समस्या है, लेकिन डरने से सॉल्यूशन नहीं होगा। ईश्वर से प्रे कीजिए कि सब अच्छा हो और इस पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि आप जिस देश के वासी हो, आप परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो घर, परिवार, समाज में हर जगह आप इस पॉजिटिविटी एनर्जी को शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, इतनी बात हो गई तो चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान पर। और बाल मनोविज्ञान पर आज का हमारा एक टॉपिक होगा जहां पर एक विचारक, थिंकर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उस विचारक का नाम है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। सामने देख रहे हो, लॉरेंस कोहलबर्ग है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, किसी भी टीचिंग एग्जाम में इतना मान के चलिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जहां पे मोरल का अर्थ होता है नैतिक और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जो यूएस के रहने वाले हैं, उन्होंने जो अपना मनोविज्ञान में जो सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, या दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्योरी। क्योंकि नैतिकता का हमारे कैरेक्टर से संबंध भी होता है, तो कभी कभी इनके सिद्धांत को नैतिकता, चरित्रता, विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं।
अब भाई ये नैतिकता का अर्थ यहां पर किस अर्थ में बोला गया वो ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार करना, गुरुजनों के पैर छूना, इस अर्थ में ना समझिएगा। यहां पर वो मोरल डेवलपमेंट का अर्थ ये हो रहा है, अगर कोई चीज सही है, अगर कोई चीज गलत है, तो नैतिकता किस रूप में निर्धारित की जाएगी। अगर ये चीज सही है या गलत है और आप लोग एक मोरल डिसीजन लेने जा रहे हो, तो वो मोरल डिसीजन या नैतिक तर्क वाला डिसीजन, यस या नो जो भी होगा, वो आपके मेंटल संज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग बताने चाह रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसे ही बिना देख के या ऐसे ही आप लोगों को वो नहीं बोल देना है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। अगर कोई चीज सही है या कोई चीज गलत है, अगर हम अपनी नैतिक चरित्रता का विकास कर रहे हैं, तो वो नैतिक चरित्रता में लेने वाले डिसीजन यस या नो जो होंगे, वो आपके दिमागी चिंतन के आधार पर, संज्ञान के आधार पर होना चाहिए। सोच समझकर अपने मोरल थिंकिंग डेवलपमेंट का निर्माण करना है। यही लॉरेंस कोहलबर्ग अपने सिद्धांत में बताना चाह रहे हैं। जो यूएस के रहने वाले, आगे बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने अपनी कहानी दी है। उस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। कहानी को आगे ले जाने से पहले कुछ वन लाइनर पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हम पढ़ें आगे, तो पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, थ्योरी इंस्पायर बाय जीन पियाजे। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिकता चरित्रता का सिद्धांत है या थ्योरी है, वो जीन पियाजे की थ्योरी से प्रभावित है। यानी कि कहीं ना कहीं जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट पर काम किया, और उस मोरल डेवलपमेंट के कुछ प्रभाव हमें लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में देखने को मिलते हैं। जैसा हमें पॉइंट बता रहा है कि इनकी थ्योरी प्रभावित है जीन पियाजे की थ्योरी से। आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सेकंड पॉइंट बोल रहा है मेथड, मोरल डिलेमा हाइंज टू इन्वेस्टिगेट चिल्ड्रन रीजनिंग। बहुत ध्यान रखिएगा, डिलेमा का अर्थ होता है धर्म संकट। धर्म संकट का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति में आ जाना कि हमें डिसीजन सही या गलत निर्णय में बहुत एक संकट सा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ना ले, कैसे बोले कि ये चीज सही है, कैसे बोले कि ये चीज गलत है, कैसे हमें मोरल डेवलपमेंट का निर्माण करना है। जब संकट में पड़ गए तो उस संकट को बोला जाता है डिलेमा, जैसे हम लोग बोलते हैं धर्म संकट। तो यही धर्म संकट जैसे शब्द का प्रयोग किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। अब ब्रैकेट में यहां पर हाइंज आपको देखने को मिल रहा है। अब भाई ये हाइंज है क्या, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये जो कोहलबर्ग साहब हैं, जो अमेरिका के हैं, इन्होंने अपने सभी मोरल डेवलपमेंट के प्रयोग सारे के सारे पुरुषों पर किए, मेल पर किए, फीमेल पर प्रयोग नहीं किए थे, ध्यान रखना। ठीक है, सारे के सारे प्रयोग इन्होंने मेल पर किए हैं, फीमेल पर नहीं किए, ध्यान रखना, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हाइंज नाम का जितने की 100 प्लस एक्सपेरिमेंट है इनके, लेकिन पुरुषों पर ही किए। पता नहीं इनको फीमेल से क्या दिक्कत थी, एक जनरली टॉक में बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे, हंसी के लिए, कॉमेडी के लिए थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई के साथ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने जो मुख्य रूप से अपना सबसे बेस्ट जो प्रयोग किया, वो हाइंज नामक व्यक्ति पर किया। और वो हाइंज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि हमें किस तरीके से नैतिकता का विकास करना चाहिए। लेकिन जो नैतिकता का विकास जो होगा ना, वो रीजनिंग तर्क के आधार पर होगा। सही गलत जो कि कुछ भी होगी ना आपकी नैतिक विकास, वो आपकी रीजनिंग के आधार पर होगी। और उन्होंने अपना प्रयोग किया हाइंज पर। अब हाइंज के साथ हुआ क्या, देखिएगा, मैं आपसे बोलता हूं कि जो हाइंज नामक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी एक धर्म पत्नी या वाइफ थी। अब बताते हैं कि वाइफ की तबीयत खराब हो गई है। अब हाइंज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बीवी का उपचार करा पाए। तो होता क्या है, बता देते हैं डॉक्टर वाले कि इनको कैंसर है। किसको? हाइंज की वाइफ को। और इसके लिए कम से कम 6 लाख रुपए आपका खर्च किया जाएगा। अब हाइंज के पास इतना पैसा नहीं है।
और रिसेंटली क्या हुआ कि कैंसर जो होता है हाइंज की वाइफ को, उसके लिए कोई दवा भी अवेलेबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और रिसेंटली जस्ट अभी हाल में ही वो दवा मार्केट में डिस्कवर हुई है या खोजी गई है। अब जैसे ही किसी हॉस्पिटल वाले को या केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले को ये बात पता चलती है कि हाइंज नामक व्यक्ति को ये दवा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको चाहिए ही चाहिए है, अगर ये दवा इसको मिल गई तो हो सकता है इसकी वाइफ के प्राण बचाए जा सकते हैं। यानी कि नैतिकता, मोरल वाली चीज आने लगी है प्रिंसिपल में। ठीक है, बचाए जा तो ऐसे में क्या करेगा कोई भी हॉस्पिटल वाला या मेडिकल स्टोर वाला, हाइंज की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि जो मेडिसिन या जो दवाई का उपचार पहले 3 लाख में होता था, अब हम तुम्हें ये मेडिसिन 3 लाख की नहीं देंगे, 5 लाख की देंगे। ऐसे में हाइंज पहले से ही परेशान, अब वो और परेशान होता है कि 3 लाख मेरे पास हैं, मैं 2 लाख रुपए का जुगाड़ और कैसे करूं। ऐसे में वो संकट में पड़ता है, धर्म संकट की स्थिति में पड़ता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मुझे अपनी वाइफ को बचाना भी है एक साइड, और दूसरी साइड मुझे 2 लाख रुपए का जुगाड़ भी करना है कि मैं 2 लाख होंगे तभी तो मैं अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले पाऊंगा। अब 2 लाख का जुगाड़ करना है और अपनी वाइफ को भी बचाना है। अब ऐसे में करे तो करे क्या हाइंज। तो हाइंज के दिमाग में तरह तरह की चीजें दिमाग में चलने लगी कि मैं एक काम करता हूं, ये जो मेडिकल स्टोर वाला है या ये एक हॉस्पिटल वाला है, इसके पास, इसके केमिस्ट के मेडिकल स्टोर में रात को 10 बजे जाता हूं जब शटर बंद हो जाती है। सिर्फ समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, जब दुकान बंद होगी, मार्केट बंद होगा, तो मैं इसकी शटर को तोड़ के दवाई ले लूंगा। यानी कि इसने क्या करी, चोरी करी, जो नैतिक रूप से सही है कि गलत है, गलत भी है। अब दूसरा विकल्प उसके सामने यह आया कि मैं क्या करता हूं कि मैं जाता हूं और इसको डराता हूं, धमकाता हूं। अगर इसको मैं डराता हूं, धमकाता हूं, हाइंज डराएगा तो हो सकता है कि वो मुझे मेडिसिन या दवाई दे दे। तो ये भी हो सकता है नैतिक रूप से सही है कि गलत है, आप समझ सकते हो। तीसरा विकल्प उसके सामने ये आता है कि मैं जिस जहां जगह पर रहता हूं वहां की लोकल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाऊं और इसकी शिकायत कर दूं। तो लेकिन ऐसी स्थिति में धर्म संकट ये भी हो रहा था कि अगर ये दवाई ना मिली तो मेरे पास समय कम है, तो मेरी वाइफ भी ना बच पाए। तो तरह तरीके के इस तरीके से प्रश्न उत्पन्न हो जाए, एक धर्म संकट पैदा हो जाए कि मैं करूं तो क्या करूं। उसी को बोला जाता है डिलेमा। और डिलेमा का ही प्रयोग इन्होंने किस पे किया, आपका हाइंज नामक व्यक्ति पर। ये कुछ केस स्टडीज हैं जो हाइंज के ऊपर लॉरेंस कोहलबर्ग ने की थी। अब मैं दूसरी केस स्टडी समझाना चाहता हूं मोरल डेवलपमेंट से संबंधित। देखिएगा, कोई भी लेक्चर पढ़ो उसको रटना नहीं है, समझना है। मान लेते हैं कि आप किसी क्षेत्र में हो, मान लेते हैं आगरा के रहने वाले हो आप। अब आगरा में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में लगता है प्रदर्शनी मेला, और मेले में है बहुत सारे झूले। और मेला जब लगा है तो मम्मी पापा बेटा बिटिया सब घूमने भी जाएंगे आपका। तो होता क्या है कि मेले में खूब भीड़ है। ठीक है, आगरे के मेले में खूब भीड़ है, लेकिन वहां पर पता चला थोड़ी देर पहले पता चला कि यहां पर बॉम्ब लगाया जा चुका है। कुछ गतिविधियां ऐसी करी गई हैं कि वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, अराजकता फैल सकती है। तो ऐसे में जब डीएम साहब को पता चला कि यहां पर बॉम्ब लगा हुआ है, तो उन्होंने एसपी को फोन किया, या मैं सिंपल ये बोलूं कि एसपी साहब को जैसे ही पता चला, एसपी सिटी को, कि यहां पर बॉम्ब है, तो उनके सामने समस्या ये आई कि करें तो क्या करें। अब जैसी बॉम्ब की बात पता चली तो पूरी भीड़ में भगदड़ मच गई कि सबको पता चल गया बॉम्ब है, बॉम्ब है। अब जब 5 यार उस प्रदर्शनी मेले में रहेंगे तो भगदड़ मचने से कुछ लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कुछ मर भी सकते हैं, यानी कि कुछ समस्या हेल्थ से रिलेटेड आ सकती है। सब भगदड़ मच गई है और वो झूला चल रहा है, और झूले में ध्यान रखना, भगदड़ मच गई, सब यहां अफरा तफरी। और उस झूले में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, लिमिटेड बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, लेकिन जो भगदड़ मची है वहां पर 1,500-2,000 हैं। तो ऐसे में एसपी सिटी क्या करने वाले हैं कि उन 10 बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को पहले बचाएं कि वो भगदड़ को मैनेज पहले करें। तो उस तमाम तरह के प्रश्न, नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में पेश किए हैं। उसी से संबंधित इनका सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो।
ठीक है, मान लेते हैं आप एक, अगर इस लेक्चर को देख रहे हो, आप गवर्नमेंट की एक ऑफिसर हो टॉप रैंक पर, ठीक है, और होता क्या है कि एक पियून या एक क्लर्क है, वो आपको डेली ग्लास में पानी ला के देता था। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं आगरा का ही एग्जाम्पल दिया, आगरा में हाईवे बनाया जा रहा था। अब हाईवे बनाया जा रहा था तो हाईवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया। अब भैया हाईवे का है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, अब पैसा आया है इतना सारा, तो ब्रिज तो बाद में बनेगा, फ्लाईओवर, लेकिन कद्दू आया है कटेगा तो सब में बटेगा। तो एक ऑफिस में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या सारे के सिविल इंजीनियर जो उस ब्रिज से संबंधित थे, एक रूम में बैठे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कद्दू आया है कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। और उस ऑफिस में बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, मंत्री भी बैठे हुए हैं, भाई किसको कितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है ना, सड़क बनने के लिए, हाईवे बनने के लिए पैसा आ रहा है, और पैसा कहां जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि एक क्लर्क या पियून ग्लास का वाटर लेके जाता है, और वो गेट पे जैसे ही पहुंचा तो वो सारी की सारी बातें सुन लेता है। अब सारी बातें सुनने के बाद वो ईमानदार है पियून आपका क्लर्क, तो उसके दिमाग में लगता है कि मैं ये जो करप्शन ये लोग करने जा रहे हैं, जो गलत काम करने जा रहे हैं, तो मैं इनकी शिकायत कर दूं, तो मैं इन्हीं के साथ शामिल हो जाऊं। तो उसी से संबंधित जो मैंने आपको केस स्टडीज दी हैं, वही आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग, उसी से संबंधित इनका सिद्धांत है कि कोई भी चीज मोरल रूप से अगर सही है गलत है ना, ऐसा ही नहीं बोल देना है। अपने मेंटल का प्रयोग करो, अपने संज्ञान का प्रयोग करो। कोई भी चीज नैतिक रूप से सही है, नैतिक रूप से, तर्क रूप से सही है ना, सही या गलत है, तो लॉजिक के हिसाब से होगा। आई होप, मुझे लगता है कि अब एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है। अब 1927 से लेके 1987 तक इनका जीवन काल बताया जा रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का। जैसे मैंने बताया है कि पार्ट 2 भी आएगा, तो हो सकता है आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाए। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारा का सारा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत ये 2 डायग्राम पर टिका हुआ है। अगर इन 2 डायग्राम को आप समझ लिए तो यकीन मानिए बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न जो हों आपको मेंटल यानी कि मेमोरी बेस्ड हो, कुछ प्रश्न जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं इस थ्योरी से, और कुछ लॉजिकल भी। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। बहुत आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि बहुत काम का है। चलें, पहले हम लोग इस पिरामिड को या त्रिभुज को, ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने से पहले कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, ध्यान रखना, 3 लेवल बताए। बहुत बच्चा लोग ध्यान से, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, 3 लेवल बताए इन्होंने, कोहलबर्ग ने, नैतिकता को समझाने के लिए कि नैतिकता का विकास उम्र दर उम्र कैसे विकास होगा नैतिकता का। तो अपने सिद्धांत में 3 लेवल बताए, और 3 लेवल तो बताए, और हर लेवल में उन्होंने 2 अवस्थाओं की बात करी। यानी कि 3 लेवल और हर लेवल में 2 अवस्थाएं, यानी कि टोटल अवस्थाएं हो गई आपकी 6, जबकि लेवल कितने हैं आपके 3। इन्हीं लेवलों को, इन्हीं अवस्थाओं को, जो कि नैतिकता के डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उन्होंने त्रिभुज के, पिरामिड के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले जो मैं कर्सर दिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। कितने लेवल? 3 लेवल, L1, L2, L3। तो सबसे पहले देखिएगा, ग्राउंड से हम लोग, त्रिभुज के ग्राउंड से देखेंगे कि ये देखिएगा, 2 ये, 2 ये और 2 ये, यानी कि 2 2 2, यानी कि 6 हो गए आपके, 6 अवस्थाएं हो गई। और लेवल, एक ये लेवल, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, यानी कि 3 लेवल हैं, और हर लेवल में 2 अवस्थाएं। तो सबसे पहले बच्चा लोग, हम लोग लेवल 1 को या L1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कितनी अवस्थाएं आएंगी? 2 अवस्थाएं आएंगी। तो सबसे पहले लेवल 1 को
किस नाम से जानते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इंग्लिश शब्द भी बोलूंगा और इस इंग्लिश शब्द के साथ आप हिंदी वर्ड भी नोट करते चलिएगा। तो देखिएगा, जो लेवल 1 है उसको हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज हिंदी में बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। वर्ड को पकड़िएगा, प्री कन्वेंशनल या पूर्व नैतिक, यानी कि नैतिक से पहले क्या आया है, पूर्व, यानी कि पूर्व नैतिक। और अवस्था, समय कितना, 3 से 7। और पूर्व नैतिक अवस्था हिंदी में नाम है, यानी कि ये अभी नैतिकता इस अवस्था में डेवलप नहीं हो पाई है, तभी तो नाम आया है पूर्व नैतिक अवस्था। यानी कि इस स्टेज में 3 से 7 वर्ष में बच्चों में नैतिकता नहीं है, तो उसके लिए सही गलत जो कुछ भी होगा वो कौन डिसाइड कर पाएगा। यानी कि उसकी नैतिकता का डिसीजन उसको पता ही नहीं है, तो उसकी नैतिकता का डिसीजन उसके आसपास उसका वातावरण, उसके वातावरण में उपस्थित उसके मम्मी पापा दादा दादी के द्वारा उसकी नैतिकता डिसाइड की जाएगी पहली अवस्था में, 3 से 7 वर्ष में। आया हुआ है प्रश्न कि किस स्टेज में बालक की नैतिकता बाहरी जीवन से संबंधित है या उसकी नैतिकता जो होती है बाहरी आउटलुक के द्वारा दर्शाई जाती है, क्योंकि बालक छोटा है इसलिए यहां पर नैतिकता उसके आसपास के द्वारा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, पूर्व नैतिक। अब वही चीज, अब हमने ये तो समझा दिया कि इसको इस नाम से जानते हैं, तो ये लेवल 1 हो गया। लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि हर लेवल में 2 अवस्थाएं हैं। अब इन डब्बों को देखना है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये त्रिभुज आप देख रहे हो, पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, अवॉइड पनिशमेंट। दूसरा क्या बोल रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। तीसरा गुड बॉय गुड एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर। और चौथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और छठा आपका बोल रहा है प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 डब्बे जो मिलकर लेवल 1 तैयार करेंगे और ये ऊपर के 2 डब्बे मिलकर लेवल 2 L2 तैयार करेंगे। ऊपर के 2 डब्बे मिलकर L3 यानी कि लेवल 3 तैयार करेंगे। लेकिन L3 तक पहुंचने से पहले हमें L1 का एनकाउंटर करना पड़ेगा। अब L1 में हमें 2 अवस्थाएं समझनी है। ये पहला अवॉइड पनिशमेंट है S1 स्टेज 1 और सेल्फ इंटरेस्ट है स्टेज 2। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो गुड बॉय वाला हो जाएगा S3, लॉ एंड ऑर्डर वाला हो जाएगा स्टेज 4, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा स्टेज 5 और प्रिंसिपल वाला हो जाएगा स्टेज 6। इतनी मैंने आपसे बात शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बनाने के बाद नोट्स जरूर। जैसा कि मैं बोलूंगा कि अभी रिसोर्सेस की समस्या हो रही है हम लोग के पास, कि हम लोग ये बोलिए कि घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एकदम से बहुत सारी समस्याएं हो चुकी हैं कोविड में, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। जल्दी हम लोग और भी बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। दबा के करो यार, कोई पैसा नहीं लगता। और इंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, घर पर रहो, लेकिन ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये बातें तो ध्यान, गाने सुनो अच्छे पॉजिटिव वाले। ठीक है, इस समय पॉजिटिविटी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो आइए हम लोग स्टेज 1 अवॉइडिंग पनिशमेंट, क्या बोल रहा है स्टेज 1 में, क्या बोल रहा है, अवॉइड पनिशमेंट। और बगल में एक डायग्राम देखो, बगल में एक डायग्राम मिल रहा है प्री कन्वेंशनल। और प्री कन्वेंशनल को ध्यान से देखो तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बहुत ध्यान से समझना। तो जो प्री कन्वेंशनल या पूर्व नैतिक अवस्था है उसकी 2 स्टेज में, पहली वाली है ओबीडियंस और पनिशमेंट और दूसरी एस्ट्रू है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। और यहां ध्यान से देखो दूसरी वाली में लिखा हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट। तो आप सेल्फ इंटरेस्ट में ऑब्लिक में इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन लिख के चलेंगे। मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना कि जो आपका जो पहला डब्बा स्टेज 1 है वहां पर बालक बहुत छोटा है, वो दंड और आज्ञा पालन का व्यवहार करता हुआ नजर आएगा। अगर उसको ये बोल दिया कि ये चीज गलत है तो वो उस चीज की आज्ञा
मानेगा। और पिताजी ने बोल दिया कि ये चीज गलत है, अगर ये करोगे तो तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इस स्टेज में पहली वाली में बालक आज्ञा का पालन करता हुआ नजर में आएगा, और साथ में वो उसको बताया जाएगा कि ये चीज गलत है, तो तुम्हें इसके लिए क्या मिल सकता है, दंड भी मिल सकता है। दंड जैसी बातों की और आज्ञा पालन जैसी बातों की स्टेज 1 में बात की गई है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, अब आता है स्टेज 2 सेल्फ इंटरेस्ट। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि सेल्फ इंटरेस्ट को क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंटरेस्ट का अर्थ क्या है, यानी कि मेरा हित, यानी कि मेरा हित पूरा हो जाना चाहिए। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। गिव एंड टेक का समझते हो ना, तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। ये नहीं करना है, तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें, स्कूल में तुम मुझे रबड़ दे दो मैं तुम्हें कटर दे दूंगा, तुम मुझे मैगी दे दो मैं तुम्हें ब्रेड रोल दे दूंगा, तुम मुझे अपना टिफिन का पराठा दे दो मैं तुम्हें खस्ते दे दूंगा। जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, यानी कि अदला बदली। खुद का हित, यानी कि मेरा काम होना चाहिए, यानी कि मेरा काम होगा तो वो मेरा रिवार्ड है, मेरा पुरस्कार है। मैं तुम्हारा काम तभी करूंगा जब मुझे बदले में पुरस्कार मिलेगा। गिव एंड टेक वाली चीजें होती है ना, जैसे आपने प्राचीन काल में देखा होगा, बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार होता था। सिक्के चलते नहीं थे, तुम मुझे चावल दे दो मैं तुम्हें शक्कर दे दूंगा। तो जो अदला बदली है, अदला बदली यहां पर ये है कि गिव एंड टेक वाली चीजें हैं। मेरा रिवार्ड, मेरा पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, मेरे हित की पूर्ति होना चाहिए। यानी कि बालक सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ हितों की बात करता है और म्यूचुअल एक्सचेंज करता है। म्यूचुअल एक्सचेंज का यानी कि तुम मुझे ये दे देना मैं तुम्हें वो दे दूंगा, यानी कि व्यक्ति का हित, यानी बालक का हित पूरा होना चाहिए। मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला S2 जो सेल्फ इंटरेस्ट है, इसी को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, यानी कि मेरे व्यक्तिगत हित पूरे हों। यानी कि यहां पर बालक अपना देख रहा है, जैसे को तैसा बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, मेरा काम हो गया बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर का ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। स्टेज 2 हो गया, S1 भी हो गया, स्टेज 1 भी हो गया, स्टेज 2 हो गया, यानी कि हम लोग लेवल 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चा लोग हम लोग L2 यानी कि लेवल 2 को कंप्लीट या समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग ने किस नाम से जानते हो, कन्वेंशनल के स्टेज के नाम, कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हो। सबसे पहले इसका हिंदी में नाम, हिंदी में नाम बच्चा है नैतिक अवस्था। हिंदी में नाम है आपका नैतिक अवस्था। जैसे नाम से ही पता चल रहा है 8 से 13, यानी कि पहली वाली पूर्व नैतिक थी, वहां पे नैतिकता का विकास था नहीं। लेकिन इस वाली में कन्वेंशनल स्टेज में, जिसे हम लोग हिंदी में बोलें तो परंपरागत अवस्था के नाम से भी जानते हैं या नैतिक अवस्था के भी नाम से जानते हैं। यानी कि इस स्टेज में बालक में नैतिकता का विकास उसके तर्क के आधार पे, कोई चीज सही गलत है नैतिक रूप से, तो तर्क के आधार से उसकी नैतिकता का विकास धीरे धीरे होने लगा है। इसीलिए तो इसको हम लोग ने मोरल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम क्या है आपका, कन्वेंशनल। और 8 से 13 वर्ष में तो बालक नैतिकता समझने लगता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब इसको आगे बढ़ने से पहले डब्बों पे पहुंचिए। तीसरा डब्बा स्टेज 3, गुड बॉय एटीट्यूड। क्या है इसका अर्थ? गुड बॉय एटीट्यूड या गुड गर्ल एटीट्यूड, गुड बॉय या बैड गर्ल एटीट्यूड भी हो सकता है। देखो, मुझे पास हो गया, मैं जिस घर परिवार में रह रहा हूं, जिस समाज सोसाइटी में रह रहा हूं, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड अपने परिवार मोहल्ले के साथ दिखाऊंगा कि ये देखो, ये मैंने बेहतर काम किया, ये मेरा रिजल्ट रहा है। समाज में, परिवार में, क्योंकि उसको क्या दिखाना है कि मैं बेहतर हूं, गुड बॉय हूं। तो वो अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश या बेहतर आचरण करने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको बोला जाता है गुड बॉय एटीट्यूड। ध्यान रखिएगा।
गुड बॉय भी हो सकता है, बैड गर्ल भी हो सकती है और बैड बॉय भी हो सकता है। ध्यान यहां पर लेकिन हमें यही ध्यान में रखना है कि वो गुड बॉय एटीट्यूड क्यों करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड आया पॉजिटिव, उसका रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर आए तो वो उसको परिवार के साथ शेयर करेगा, मोहल्ले के साथ बताएगा, ताकि उसको तारीफें मिलेंगी। ठीक है, यानी कि अब उसकी दुनिया बाहर की दुनिया से धीरे धीरे जुड़ रही है। क्यों? उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा चौथा डब्बा, देखिए लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है मूवी शाहिद कपूर की? ठीक है, हैदर थी ना, उसी से रिलेटेड वो मुझे याद आ गया एकदम से, तो मैंने तो रिपीट कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर समझिएगा क्या है इसका अर्थ। हमारे समाज में, हमारे जहां पर हम रहते हैं, जिस पंचायत में या जिस मोहल्ले में या जिस गली में या जिस शहर में, हर अपनी एक सोसाइटी के कुछ ना कुछ प्राचीन काल से ही नियम कानून कायदे मौजूद हैं। हम सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, किसी भी देश में, किसी भी सभ्य राज्य में, उस राज्य के समाज को चलाने के लिए व्यवस्थित रूप से पुलिस होती है, कानून होता है। तो वो जो पुलिस कानून जो है, किसके लिए बनाया गया है? हम लोगों के लिए बनाया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज जो है वो S4 नंबर पर आएगी, स्टेज 4 में आएगी, और वो नैतिक अवस्था कन्वेंशनल स्टेज 2 से ही संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप रोड पर जा रहे हो, रेड लाइट जल जाती है ट्रैफिक में, तो आप रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि यातायात के नियम है, वो आपको मानना ही पड़ेंगे आपको। अगर आप समाज में कुछ गलत करोगे, चोरी करोगे, तो आपको उसके लिए क्या किया जाएगा? लॉ बनाया गया, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो किस स्टेज से संबंधित है? इसी से आ रहा है, सेकंड से। लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, गुड बॉय एटीट्यूड हो गया आपका, लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूं कि आप जा रहे थे, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अब आपके दोस्त को बिल्कुल लेके जाना है अस्पताल, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा है ट्रैफिक, रेड लाइट लग रही है। तो ऐसे में समस्या आपके सामने आ रही है, उसको जल्द से जल्द ले जाना है, लेकिन इतनी भीड़, तो अब क्या करें? या मैं ये बोलता हूं कि आपने निर्भया रेप केस की घटना याद होगी आपको, या कोई भी ऐसी गलत घटना अगर होती है समाज में, या किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन, फंडामेंटल राइट का हनन होने लगे, या वर्तमान में आप समझिएगा कि किसानों को लग रहा था कि कुछ उनके हितों में नहीं जा रहा है कृषि के कानून में, तो वो लोग क्या अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना चालू हो गए, और समाज में किसानों का आंदोलन, एक विरोध समाज में देखने को मिलने लगा। तो जो विरोध देखने को मिल रहा है, या लोग अपने अधिकारों का हनन खोते हुए देख रहे हैं, तो अन्ना हजारे उनके सपोर्ट के लिए, उनके विरोध को मार्गदर्शन देने के लिए आगे आ गए। समझिएगा, कुछ गलत है, तभी समाज में विरोध, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो जितना भी विरोध वाली चीजें, जैसे देखो अगला डब्बा देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या लास्ट है आपका प्रिंसिपल। तो जो समाज में व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो, तो क्या होता है ना, तो अब लास्ट वाली स्टेज का समय देखो आप कितना है, पोस्ट कन्वेंशनल बोला गया, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल, बहुत ध्यान रखिएगा, उत्तर नैतिक अवस्था या पश्च नैतिक अवस्था, ये वो नैतिक की अवस्था है जहां बालक सही गलत का निर्णय स्वयं की थिंकिंग के आधार पे करेगा, वो अपने नियम कानून बनाएगा। अगर उसको कोई गलत लगता है तो अन्ना हजारे जैसे, अंबेडकर जैसे लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है, और ये यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल का निर्माण करेंगे लोगों के लिए। यही हुआ था 2010 में, याद कीजिएगा, अन्ना हजारे बैठ गए थे अनशन पर,
समाज में विरोध हो रहा था, हुआ था ना। और फिर आपके अंबेडकर हो गए, पटेल हो गए, इन्होंने अपने अपने कुछ व्यक्तिगत नियम बनाए, रूल्स बनाए, और वो रूल स्वयं के लिए नहीं है, सबको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो इस तरीके की बातें देखने को मिले तो वो आप समझिएगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा लेक्चर था, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैंने लास्ट वाले दो आपको बता रखे हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। किसान का मैंने बताया आपको, और निर्भया का बताया, अंबेडकर जी का बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल में या पश्च नैतिक अवस्था में या उत्तर नैतिक अवस्था में आपको देखने को मिलेंगी। इस स्टेज में तो बालक बड़ा हो जाता है यार। ये 8 से 13 तो सेकंड है, तो इसमें तो 13 से 18 हो गया। अब भाई कोई भी चीज नैतिक रूप से सही या गलत है तो मैं खुद भी तो बना सकता हूँ नियम, खुद भी डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या चीज सही है क्या गलत है, क्योंकि इस एज में बालक बड़ा हो जाता है आपका। ठीक है, तमाम तरीके की नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न है। और ध्यान में रखिएगा जो लास्ट वाले 2 डब्बे हैं ना, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहां पर इतना नहीं है, जो मेजरली क्वेश्चन जो आता है आपका गुड बॉय, सेल्फ इंटरेस्ट, इससे भी पूछ सकते हैं, और सीटेट में ऊपर वाले से भी, पश्च वाले से भी आया है। बच्चा लोग अभी ध्यान से समझिएगा कि ये थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई है। इसका काफी 50% पोर्शन अभी रह गया है, जहां पर मैं इसका डेमो 2 जो होगा वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए, इस लेक्चर का जो त्रिभुज बना हुआ था उसके बगल वाले फिगर में आप देखिएगा। देखिएगा प्री कन्वेंशनल हो गया। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, ये दूसरा वाला जो है ना आपका कन्वेंशनल, यहां पे बालक जो होता है ना, इंटरपर्सनल रिलेशन, यहां पर लिखा हुआ है ना, इन सॉरी 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 कहां पर, एक मिनट, इंस्ट्रूमेंटेशन प्री कन्वेंशनल में हो गया, हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन, हाँ इसी में गुड बॉय एटीट्यूड में यहां पर इंटरपर्सनल रिलेशन भी आपका बनाने लगता है। ध्यान रखिएगा गुड बॉय और स्टेज 2 वाले में अंतर व्यक्तिक संबंध, अंतर व्यक्तिक संबंध का अर्थ ये होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन का अर्थ ये होता है कि दूसरों से बेहतर रिलेशन क्रिएट करना, अपने आप को अच्छा बताना है हमें, तो इंटरपर्सनल रिलेशन बेहतर आप बनाएगा आपका। वो किस स्टेज से संबंधित है, कन्वेंशनल है, और वो गुड बॉय एटीट्यूड से ही उसका अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा वही चीज इस ट्रायंगल में बनाई थी और वही चीज को हमने यहां पर लिख रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो 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 2+2+2 6 हो गए, यानी कि 6 अवस्थाएं हो गई, और लेवल आपके सामने 3 लिखे हुए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर चलें। जैसे कि मैंने बोला है कि इस पर मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा और आपको एमसीक्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तब जाके आप ये समझिएगा कि सारे क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे। और यही एक प्रयास है कि प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट होता है। हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्टनेस आएगी ही आएगी। चलिए देखिएगा, अगर किसी को पहले डायग्राम में नहीं आए तो मैंने देखिएगा डायग्राम कितने बना रखे हैं। देखो, कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 को हमने पहले प्री कन्वेंशनल बोल ही दिया था। देखो यहाँ पर स्टेज 1 लिखा हुआ है, पनिशमेंट, दंड, दंड वाली बात करी थी, दंड आज्ञा की बात करी थी। और दूसरे वाले में अपन ने क्या बोला था, जैसे को तैसा वाली बात करी थी। दूसरी नैतिक अवस्था वाली बात आ गई थी। इसमें मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के साथ व्यवहार बनाना आपका, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली बात आती थी। और चौथापन ने क्या बोला था, समाज के नियम कानून, पुलिस व्यवस्था, आपकी न्यायिक व्यवस्था सब आएगी। और जब हमें लगता है कि न्यायिक व्यवस्था से कुछ गलत न्याय नहीं मिल रहा है तो लोग सड़क पे उतरेंगे, विरोध करते हुए नजर में आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये नियम पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो मेरे नियम होना चाहिए, इस तरीके से नियम होना चाहिए। अन्ना हजारे आएंगे, भीमराव अम्बेडकर साहब आएंगे लोगों की हेल्प करने के लिए। तो उसको मैंने पोस्ट कन्वेंशनल बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको 30 मिनट के समय में मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी समझाने की कोशिश करी। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसको जब तक मैं जीन प्याजे के साथ शेयर ना कर लूं और जीन प्याजे के साथ तुलनात्मक अध्ययन ना कर लूं,
और भी अदर जो मोरल से रिलेटेड है उनको जोड़कर हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा पोर्शन जो और भी रह गया है उसको कंप्लीट हम लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी जो आपको मैंने अपने लेक्चर में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग आपका हो गया। इसके एमसीक्यू या पुराने क्वेश्चन अभी रह गए हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा तो मैं वो अवश्य कराऊंगा आपको। ठीक है, अवश्य कराऊंगा, मैंने बोल दिया ना। कमेंट तो करो, लाइक तो करो, शेयर तो करो, सब्सक्राइब तो करो, पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये एक टॉनिक है, इस समय हमें डोज मिलना चाहिए, टीका है ये हम लोग के लिए। ठीक है, सारे टीचर्स घर पर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, लेकिन कोई भी बड़ी कोचिंग हो या छोटी कोचिंग हो इससे मैटर नहीं करता। इतनी समस्याओं के बाद उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा, ये अपने हर लेक्चर में बोल रहा हूं। तो आप भी एक एस्पिरेंट्स हो, एक नैतिक दायित्व बनता है आपका। कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हो कि इस समय आपके लिए सही और गलत लॉजिकल रूप से क्या होगा, कि हम लोग एक नैतिक जिम्मेदारी निभा के इतनी समस्याओं होने के बाद आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी एक बार लॉजिकल सोचिए, एक रीजनिंग की तरह सोचिए कि मेरे लिए सही या गलत क्या होगा, कि इस चैनल को शेयर करना चाहिए या इस समय इसी चैनल नहीं, जिस भी आपसे जुड़े हुए टीचर से उसकी बात को सुनना चाहिए या ना सुनना चाहिए, या पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो काम कर रहा है। तो बच्चों इस समय कनेक्ट रहिए, इस समय कनेक्टिविटी ही आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी मेंटली पॉजिटिव एंड शेयर द पॉजिटिव एनर्जी टू द अदर, बिकॉज आप समझ सकते हो, देखो क्या लिखा हो, बिकॉज यू आर अ मोरल इंडियन पीपल। जहां ऐसा लिख दिया, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। Be positive, be happy, share the positive energy to the other people because you are a moral Indian people, यानी कि आपके अंदर भी नैतिकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साइकोलॉजी के, और हिस्ट्री की सीरीज तो आपकी कंटिन्यू है, वहां पर विजिट करिए सब आपका जीएस वाले एकेडमी में, तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास पर एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू, ओके, बाय बाय।